हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल टिप्स24 में स्वागत करते हैं। आइए हम भारत के भूगोल से अध्याय 3 लेकर आए हैं। भाग 2 आप लोग को लिए प्रोवाइड कर दिया गया है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो वीडियो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। वो प्लेलिस्ट में है भारत के भूगोल में, इंडियन ज्योग्राफी में। तो आइए भाग 3 देखते हैं। इसमें आपको आज जलवायु, मृदा एवं प्रकृति वनस्पति के बारे में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन का बटन होगा उसे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मुंबई में पुणे की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है, क्यों? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मुंबई पवनाभिमुखी है। ठीक, क्या है? मुंबई पवनाभिमुखी है। इसका देखते हैं कुछ डिटेल। तो पुणे तथा नागपुर पश्चिम घाट के पूर्वी भाग में पवनाभिमुखी ढाल पर वृष्ट छाया प्रदेश में स्थित है। इस क्षेत्र के ऊंचे पर्वत चोटियों के कारण मानसूनी हवाएं इन क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाती है। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्रों में कम वर्षा होती है। मुंबई पवनाभिमुखी ढाल पर स्थित है, एक तटीय प्रदेश है, इसलिए मुंबई में पुणे की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। आगे देखते हैं, किसी पर्वत श्रेणी के पवनाभिमुखी ढाल यानी हवाएं जिस ढाल के सहारे नीचे उतरती है पर स्थित क्षेत्र जहां औसत वर्षा अपेक्षाकृत अल्प होती है, वृष्टि छाया प्रदेश रेन शैडो एरिया कहलाता है। पवनाभिमुखी ढाल पर आर्द्र हवाएं ऊपर उठती है और इसके सघन से इस भाग में भारी वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? इसका आंसर होगा बी, गल्फ स्ट्रीम धारा। गल्फ स्ट्रीम धारा का भारत की जलवायु पर प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे देखते हैं, इसका फैक्ट देखते हैं कुछ। तो भारतीय प्रायद्वीपीय हिंद महासागर में अवस्थित है। भारतीय प्रायद्वीप हिंद महासागर में अवस्थित है, जिस पर मानसून और भूमध्य रेखा का प्रभाव पड़ता है, जबकि गल्फ स्ट्रीम महासागरीय धारा का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि यह महासागरीय धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी तट पर बहती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? ठीक, तो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र आपको हो गई कश्मीर में लेह। कश्मीर में लेह जो जगह है वह है जो कि 50 सेंटीमीटर से वहाँ कम वर्षा होती है। आगे देखते हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी देखें तो भारत में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी गुजरात, दक्षिण आंध्र प्रदेश, कर्नाटक पठार, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर है। ठीक, इतने हैं जो यहाँ पे 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र या तो मानसून पवनों की दिशा में नहीं पड़ते या फिर उसकी पहुंच से दूर रहते हैं। आगे देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिम मानसून कब तक पूरे देश में सक्रिय हो जाती है? तो इसका आंसर होगा 15 जुलाई। 15 जुलाई तक दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश में सक्रिय हो जाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें 1 जून तक केरल तट पर तथा 10 से 15 जून तक मुंबई व कोलकाता पहुंच जाती है। इस प्रकार 15 जुलाई तक यह संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में सक्रिय हो जाती है। भारत में मानसूनी पवन सर्वप्रथम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1 मई को पहुंचती है। सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1 मई को पहुंचती है।
भारत के मानसून। आगे देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन, भारत में शरदकालीन वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? तो पंजाब और तमिलनाडु शरदकालीन वर्षा का क्षेत्र है। भारत में शीत ऋतु अर्थात अक्टूबर नवंबर में उत्तरी पूर्वी मानसून, उसे लौटता मानसून भी कहते हैं, ये इससे तमिलनाडु तट पर 65 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जो सागर तट से आंतरिक भागों की ओर घटती जाती है। इसके अतिरिक्त उत्तर पश्चिम भारत में जैसे पंजाब और हरियाणा में भी पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा प्राप्त होती है। पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति मुख्यतः भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर से होता है। पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति होती है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर से। आगे देखें तो जहां से ये आर्द्र ग्रहण करते हुए पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, उत्तर भारत में पश्चिम विक्षोभ से होने वाली वर्षा गेहूं की कृषि के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। अगला क्वेश्चन 6ठा नंबर, निम्न भारतीय मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेगुर मिट्टी। ठीक, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वन सर्वाधिक वृक्ष क्षेत्र में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है, जो भारत के वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में विस्तारित है। सागौना तथा साल इन वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन दूसरा सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तार वाला वन है। इन दोनों वनों को सम्मिलित रूप से मानसूनी वन कहा जाता है। ठीक, मानसून फॉरेस्ट कहा जाता है। आगे देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा फल चक्र है जो जून जुलाई में प्रारंभ होती है और जिसमें धान, ज्वार और बाजरा आदि मुख्य फसलें उगाई जाती है? तो इसे बोलते हैं खरीफ फसलें। ठीक, क्या खरीफ फसलें। वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें को हम खरीफ फसल कहते हैं। ये जून जुलाई में बोई जाती है तथा सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। इसके अंतर्गत चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, जूट, मूंगफली, कपास, पटसन, तंबाकू, मूंग, उड़द, लोबिया आदि फसलें शामिल हैं। ये सभी फसलें आपको खरीफ फसल हैं, जो कि ये वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9वां नंबर, भारत की लेटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा इस मिट्टी में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। ठीक, लेटेराइट मिट्टियों में काजू की अच्छी उपज होती है और टेपियोका का। ठीक, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, और ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तीनों गलत है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन, उसका कुछ देख लेते हैं फैक्ट। तो लेटेराइट मिट्टी लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल रंग की होती है। ठीक, लौह की उपस्थिति के कारण लाल रंग की होती है। यह मिट्टी लौह एवं एल्युमिनियम से समृद्ध है, लेटेराइट मिट्टी, जबकि इसमें नाइट्रोजन, पोटास, चूना तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है। लेटेराइट मिट्टी में नाइट्रोजन, पोटास, चूना तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है। इस मिट्टी में काजू एवं कसावा आदि फसलें का उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है। भारत में यह मिट्टी केरल, भारत में लेटेराइट मिट्टी कहाँ किस किस राज्यों में पाए जाते हैं? तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश,
असम के पहाड़ी क्षेत्र एवं मेघालय में पाई जाती है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते रहते हैं? तो इसका आंसर होगा ए, अक्टूबर नवंबर में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते रहते हैं। इसका देखते हैं फैक्ट। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच उत्पन्न होने वाले चक्रवात है। ठीक, अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच उत्पन्न होने वाले चक्रवात कौन सी है, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, जो भारत में प्रायः लौटते हुए मानसून से अक्टूबर नवंबर महीने के दौरान बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होती है। इस चक्रवात से ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि राज्य प्रभावित होते हैं। आगे देखते हैं, जहां तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितने सूक्ष्म कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? इसका आंसर होगा सी, 127 सूक्ष्म कृषि जलवायु क्षेत्र है। ठीक, इसका फैक्ट देखें तो कृषि मौसम विभाग के अनुसार भारत में कुल 127 सूक्ष्म कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, जबकि मुख्य 15 बृहद कृषि जलवायु प्रदेश हैं। इसका प्रमुख आधार प्रदेश विशेष की भौतिक दशाओं के साथ साथ वहां अपनाई जा रही कृषि विधियां हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? तो अम्लीय मिट्टी चाय बागानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, इसका फैक्ट देखें तो चाय एक उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है। इसके उत्पादन के लिए 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। इसकी कृषि के लिए गहरी सुप्रवाहित अम्लीय एवं उर्वरक मिट्टी की आवश्यकता होती है, जिसमें फास्फोरस, पोटास, लोहांश एवं ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। दार्जिलिंग एवं नीलगिरी की पहाड़ियां अपने चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? तब ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल का आग कहा जाता है। ठीक, इसका थोड़ा फैक्ट देखें तो पलाश को ही हम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा कहते हैं। ठीक, इसका हिंदी में नाम है पलाश। पलाश नामक वृक्ष को लाल रंग के आकर्षण फूलों के कारण इसे जंगल का आग, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है। पलाश के फूलों को उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो पलाश का फूल। ठीक, पलाश का फूल। आगे देखते हैं, राल प्राप्त होता है किससे? तो चीड़ के वृक्ष से। चीड़ के वृक्ष से राल प्राप्त होता है। अब उसका थोड़ा सा फैक्ट देख लें कि राल क्या है। तो राल गोंद के समान हाइड्रोकार्बन युक्त द्रव्य है। ठीक, जो वृक्षों की छाल एवं लकड़ी से प्राप्त होता है। अन्य वृक्षों की तुलना में चीड़ जैसे कोनधारी वृक्षों से राल अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है। इसका प्रयोग गोंद, लकड़ी की रोगन, तारपीन का तेल, सुगंध और अगरबत्तियां बनाने में किया जाता है। चीड़ के पौधे का प्रयोग। अब आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे शुष्क भाग कौन सा है? तो जैसलमेर, राजस्थान। जैसलमेर किस राज्य में है? राजस्थान में है। यह भारत का सबसे शुष्क भाग है। भारत में पश्चिमी राजस्थान का जैसलमेर सबसे शुष्क क्षेत्र है। यहाँ 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है।
अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित यह क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ मानसूनी पवनें नहीं पहुंच पाती। क्यों? अरावली पर्वतमाला के कारण। आगे देखते हैं, तटीय क्षेत्रों के निकट किसके कारण रात के समय भूमि पर तापमान कम होता है? तो स्थल समीर के कारण तटीय क्षेत्र के निकट रात के समय भूमि का तापमान कम होता है। ठीक। स्थलीय समीर रात में उत्पन्न होती है। स्थलीय समीर कब उत्पन्न होती है? रात में। रात में जल की अपेक्षा स्थल शीघ्र ठंडा हो जाता है, अतः समुद्र पर निम्न दाब तथा धरातल पर उच्च दाब बन जाता है, जिसके फलस्वरूप हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलने लगती है। इसलिए तटीय क्षेत्रों के निकट स्थलीय समीर के कारण तापमान कम हो जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेघालय राज्य में भारत की सबसे अधिक वर्षा होती है। इसका देखते हैं फैक्ट, तो भारत में सर्वाधिक वर्षा पूर्वोत्तर में स्थित मेघालय राज्य के कौन सा स्थान? मौसिनराम नामक स्थान पर सबसे अधिक होता है। यह मेघालय के पूर्वी खासी जिले में स्थित है। मौसिनराम कहाँ स्थित है? पूर्वी खासी जिले में। यहाँ औसतन वर्षा 11,872 मिलीमीटर होती है मौसिनराम में। आगे देखते हैं क्वेश्चन, पौधे के सबसे अधिक जल किस मिट्टी से प्राप्त होती है? तो चिकनी मिट्टी से। पौधे का सबसे अधिक जल प्राप्त होती है चिकनी मिट्टी से। पौधे को सबसे अधिक जल चिकनी मिट्टी से प्राप्त होती है, क्योंकि इस मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। जल धारण की क्षमता सबसे अधिक किस मिट्टी में होती है? तो चिकनी मिट्टी में। देश के निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः जुताई की मिट्टी कहा जाता है? तो कपास की काली मिट्टी को हम स्वतः जुताई की मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक, आगे देखते हैं, काली मिट्टी में तीव्र जल धारण क्षमता पाई जाती है। यह भीगने पर ठोस एवं चिपचिपा तथा सूखने पर दरार युक्त हो जाता है तथा इसे जुताई की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसलिए काली मिट्टी को स्वतः कृषि मिट्टी, स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक, स्वतः जुताई वाली मिट्टी, स्वतः कृषि मिट्टी किसे कहते हैं? तो काली मिट्टी को। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में सत्य है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इन वन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। और ए, सी और डी ये तीनों गलत है। ठीक, आगे देखते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं। ठीक, जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और औसतन वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस अधिक रहता है। उष्णकटिबंधीय वन सघन और विभिन्न स्तरों वाले होते हैं। चूंकि इन पेड़ों के पत्ते गिरने, फूल आने और फल लगने के समय अलग अलग हैं, इसलिए ये वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष प्रजातियां रोजवुड, महोगनी, एनी, एबोनी और मैपल आदि इसमें शामिल है। ठीक, आगे देखते हैं, चलिए आज का वीडियो यहीं तक था। जो जलवायु, मृदा एवं प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित इसमें क्वेश्चन देखें। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को
सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का सभी नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।